गुड मॉर्निंग। सुबह से कोशिश कर रहा था कि आज ले लूँ तुम्हारी क्लास में किसी तरीके से। अच्छा, दोपहर हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी तो मॉर्निंग ही चल रही है, अभी तो जागे हैं। जब जागो तभी सवेरा। यार, सर्कुलर मोशन में इतनी मेहनत कराई मैंने तुम्हें, नंबर नहीं आए तुम्हारे उतने यार जितने आने चाहिए थे। बोले ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या जो देखा हुआ नहीं था? क्या स्ट्रिंग, क्या रॉड, क्या 4 GR, क्या 5 GR, क्या 2R/3, क्या सब तो बता दिया था तुम्हें यार। सर्कुलर मोशन बेटे लिमिटेड टॉपिक है, इसमें इससे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन ही नहीं बनते। क्या पूछ लेगा कोई, कहाँ छोड़ देगा, कितनी हाइट तक चला जाएगा, कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, नीचे कील लगा दी कितना घूम जाएगा, 2R/3 है एक वो स्फीयर पे कितनी हाइट पे कांटेक्ट छोड़ देगा, यही सब चीजें पूछी जाती हैं इसमें। और आता क्या है, कोनिकल पेंडुलम पूछ लेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। असली चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये जो चैप्टर आ रहा है ना आपका, इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आपका। इसलिए मुझे बेचैनी लगी हुई थी कि यार जल्दी से क्लास शुरू करूं, बिकॉज काफ़ी काम बाकी है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एंड देन वी विल एंटर इनटू रोटेशनल मोशन। मैकेनिक्स में कंक्लूडिंग चैप्टर चाहिए। पूरी ट्वेल्थ की फिजिक्स में, 11 ट्वेल्थ की फिजिक्स में मैकेनिक्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, और उसके कंक्लूडिंग चैप्टर हैं ये। हमने मैकेनिक्स में पहले काइनेमेटिक्स सीखा, मोशन को डिस्क्राइब करना। फिर फोर्स एनालिसिस करना सीखा लॉज ऑफ मोशन में। और फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने अप्लाई भी किया। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन एनालाइज करने की कोशिश की। तो हाँ, ऑलमोस्ट मतलब इसके बाद मैकेनिक्स इनडायरेक्टली आएगी आपकी बाकी चैप्टर्स के अंदर। तो दो चैप्टर बचे हैं, एक बचा है सेंटर ऑफ मास कोलिजन्स वाला, और एक रोटेशनल मोशन वाला, बट ये खत्म होते होते 2 महीने लग जाएंगे यार। नहीं, 11th नहीं ओवर होगी, 11th तो आधी ही खत्म हुई है। रोटेशनल मोशन के बाद एक ग्रेविटेशन आता है, पता नहीं वो इस साल के कोर्स में है या नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम वो पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड। हाँ जी, बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फ्लूइड के तो तुमने वीडियोस भी देखे होंगे जरूर। किस किस ने देखे हैं फ्लूइड के वीडियोस? गुड आफ्टरनून।
ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो विल बी टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें मेनली हमने पार्टिकल्स का, एक सिंगल पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना सीखा है, और एक सिंगल पार्टिकल के लिए या एक पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर अ सिंगल पार्टिकल या फिर पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट, हम सीधा सीधा सा फंडा यूज करते हैं। पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं आर, पार्टिकल की एक वेलोसिटी डिफाइन करते हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज कर रहा है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है, पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रही है उसको उसकी एक्सेलरेशन से रिलेट करते हैं। फिर इसको हम इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी लिख देते हैं, और एक इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल्टा के लिख देते हैं, है ना। तो दीज आर दी सेट ऑफ रिजल्ट्स वी हैव बीन यूजिंग फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो एक सिंगल पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिंगल पार्टिकल या पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोलता हूँ, उसमें हम ये वाली सारी इक्वेशंस यूज करते हैं। अब पार्टिकल का तो मतलब है ट्रूली पार्टिकल, नो साइज। व्हेन आई से दी पार्टिकल मीन्स उसका कोई साइज नहीं है। तो पार्टिकल को एक सिंगल वैल्यू ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उस पे लगने वाली फोर्स, उसका मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है। व्हाट डू आई मीन बाय पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट? व्हेन आई से पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट विच मूव्स लाइक अ पार्टिकल, एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स लाइक अ पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है तो ध्यान से समझना जरा। सपोज ग्राउंड के ऊपर मैं एक ब्लॉक रखता हूं और इस ब्लॉक को मैं पुश करता हूं ऐसे, या धक्का देके छोड़ देता हूं, और ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड करता हुआ जा रहा है। तो जब ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो थोड़ी देर बाद ये यहां से यहां पहुंच गया। तो इस ऑब्जेक्ट को आप ढेर सारे पार्टिकल्स का बना हुआ मान सकते हैं। एक पार्टिकल पॉइंट ए पर था जिसकी नई पोजीशन ए प्राइम है, ए पार्टिकल पॉइंट बी पर था जिसकी नई पोजीशन बी प्राइम है, एक पार्टिकल सी पर था उसकी नई पोजीशन सी प्राइम है, एक पार्टिकल डी पर था उसकी नई पोजीशन डी प्राइम है। किसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ए की या बी की या सी की या डी की? तो सबकी डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इक्वल है। तो सी की डिस्प्लेसमेंट, डी की डिस्प्लेसमेंट, या पॉइंट बी की डिस्प्लेसमेंट या पॉइंट ए की डिस्प्लेसमेंट, it is same. So all points on the object have a common value of displacement, therefore common value of velocity, and therefore common value of acceleration. So the whole object can be characterized by a single value of displacement, velocity and acceleration. तो आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है। आप इसको एक सिंपल पार्टिकल मानो m मास का, और इसके लिए आप साधारण तरीके से मोशन लगा दो। सो दैट इज व्हाई वी ट्रीट इट लाइक अ पार्टिकल। तो वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट मूव्स लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। प्रिसाइजली बोलूं, इफ देर इज नो चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन,
if there is no change in orientation of the object during its motion, it can be treated like a point object or a particle. ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई कुछ पूछना चाहता? नहीं, मैंने जो बात की है उसका तेरी स्टेटमेंट से यशराज दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। मास डज नॉट चेंज की बात नहीं हो रही है, ओरिएंटेशन डज नॉट चेंज की बात हो रही है। कार का व्हील, एक कार है, कार जब ग्राउंड पे चल रही है तो कार का व्हील चलते हुए घूम भी जाता है ना। तो क्वार्टर रेवोल्यूशन के बाद ये व्हील यहाँ पर आया और ये व्हील आपको ऐसा दिख रहा है, जो पॉइंट ए था वो ए प्राइम पर पहुंच गया है, जो पॉइंट बी था वो बी प्राइम पर पहुंच गया है, जो पॉइंट सी था वो सी प्राइम पर पहुंच गया है, और जो पॉइंट डी था वो डी प्राइम पर पहुंच गया है, और ये इस व्हील का सेंटर है ओ, ये ओ प्राइम पर पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। क्या आपको लग रहा है इस व्हील की ओरिएंटेशन बदल गई आगे चलते हुए? नो। हाँ जी, आ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है इसकी ओरिएंटेशन बदल गई है? देयर इज अ चेंज इन ओरिएंटेशन। हाउ कैन यू से नो? टेल मी। तो नाउ यू कैन सी डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। ए यहाँ आ गया है, बी यहाँ आ गया है, सी यहाँ पहुंच गया है, डी यहाँ पहुंच गया है, सेंटर सीधा चल रहा है। तो कोई किधर चल रहा है, कोई किधर चल रहा है ना, तो कितना खतरनाक मोशन है इस व्हील का। तो हम धीरे धीरे ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एक ऐसा मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे जो हमें इस व्हील के मोशन को डिस्क्राइब करना सिखाएगा। और जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे रोटेशनल मोशन को, तब आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि ए कितना चला होगा, ए की डिस्प्लेसमेंट कितना ही रही होगी, ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, बी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये सब हम कैलकुलेट कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मोशन। ये लो जी, ये सिनॉप्सिस है। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑन द व्हील नॉट विल नॉट बी सेम। कहाँ सेम लग रही है बेटे? ए की ज़्यादा लग रही है बी से, सी की डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी तक हम जो मोशन डिस्क्राइब कर रहे थे, दैट वाज द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स दैट मूव्ड लाइक पार्टिकल्स, है ना। तो ध्यान से समझेंगे जरा, आगे मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें। क्लियर कर दूं जितना अभी तक लिखा था? ठीक है। तो सपोज, हाँ जी, सक्षम मिस हो गया क्या कुछ? हाँ जी सक्षम। तेरे मैथ्स में इतने नंबर आते हैं, फिजिक्स में आते नहीं यार, ऐसे नहीं अच्छा लगता। चलिए ठीक है। तो अब जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक, इसका मास m, और इसको मैंने ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और मैं इसको यहाँ से पुश करता हूँ।
तो मनन मेहता कह रहा है वी कैन ट्रीट सर्कल केस एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आपने पाथ के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्वीलिनियर पाथ पे मूव करता है बट इट स्टेज पैरेलल टू इटसेल्फ व्हाइल इट मूव्स ऑन दैट कर्वीलिनियर पाथ, तो इट इज स्टिल मूविंग लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मतलब आप टेबल पे पेन रखें, पेन को अपने हाथ से पकड़ लें और उसको स्लाइड करते हुए मूव करवाएं सच दैट पेन स्टेज पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग द इंटायर मोशन, देन इट इज मूविंग लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। देयर इज नो चेंज इन ओरिएंटेशन। तो इट इज नॉट अबाउट सर्कुलर पाथ, इट इज नॉट अबाउट पाथ, इट इज अबाउट द चेंज इन ओरिएंटेशन। ठीक है, मैं आता हूँ वापस ओरिजिनल चीज पे जो मैं बता रहा था। तो मैंने क्या कहा, मैंने ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है सपोज। तो इस फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसको मैंने पुश करना शुरू किया। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द सिचुएशन आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा होगा। और आप इस ऑब्जेक्ट को एक सिंगल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन से कैरेक्टराइज कर लेते हैं, एफ बाई एम, वेर एम इज द टोटल मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। है ना। अब अगर थोड़ा बारीकी से सोचें, थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करें इसके, तो मैं इसको बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ मान सकता हूं। तो दिस एम मास इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे, है ना। तो मैंने जो फोर्स लगाई है, मैंने तो वो केवल इस पार्टिकल पे लगाई है जिसको मैंने ये ब्लूइश शेड किया है ना। तो बाकी सारे कैसे चल पड़े। बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। अगर हम बात करें इसकी, ये कैसे चल पड़ा ये वाला पार्टिकल जिसको अब मैंने ब्लू से शेड किया है, तो इसको तो इसके नेबरिंग पार्टिकल्स ने धक्का मारा होगा ना। यस, इसके आसपास के पार्टिकल्स ने पुश किया होगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक को डिफरेंट सेट ऑफ, एक सेट ऑफ पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करूं, तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल तो ऐसा है जिसपे मैंने फोर्स लगाई है, परंतु राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट बाकी पार्टिकल्स की जो हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल अगर मेरे पास एक कलेक्शन है पार्टिकल्स की, इन जनरल इफ आई हैव ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और उनके इंडिविजुअल मोशन की बात करूं, तो ये कोई ith पार्टिकल अगर मैं लूं किसी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का मैं एक ith पार्टिकल लूं जिसका मास एम आई है, तो उस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो सकती है और उस पर कुछ इंटरनल फोर्स लग रही हो सकती है। और उस ith पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी वो उस पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स और उस पे लगने वाली इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय उसका मास होगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम आई आई। हाँ जी, ठीक है। तो मैं दोबारा से ये सिचुएशन आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैंने ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा, मैंने ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा और इसको मैंने एफ फोर्स से पुश करना शुरू किया। अब आप इस ब्लॉक को मान लो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और एक पर्टिकुलर पार्टिकल ऐसा ये वाला जिस पे मैंने फोर्स लगाई, लेकिन जो बाकी के पार्टिकल्स चल पड़े दे आर बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। अगर मेरे पास कोई भी एक ith पार्टिकल है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से, जैसे इस ब्लॉक में से मान लो, तो उस ith पार्टिकल पे इन जनरल दो तरीके की फोर्सेस लग रही हो सकती हैं। एक कुछ बाहरी लोगों ने लगाई एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने लगाई उस पर इंटरनल फोर्सेस। और उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख सकता हूँ ये। एनी डाउट इन दिस।
दोज हु हैव जॉइंड लेट, अभी तक जो मैंने बोला उसमें कुछ आपको अलग सा लग रहा हो? हाँ जी, ठीक है। अब अगर मैं हर एक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन लिखूं और उसको ऐड कर लूं, तो मेरे पास ऐसा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। हाँ जी, ये क्लियर है। मैंने M1 M2 M3 हर एक के लिए ये इक्वेशन लिखी और ऐड कर ली। मैं ऐसा कई बार अलग अलग तरीके से बता चुका हूँ। मैंने लॉज ऑफ मोशन में भी बोला था कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए सेकंड लॉ लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी मैंने कुछ ऐसा बताने की कोशिश की थी। तो वही चीज है, वही बेसिक लॉज हैं जो हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़े थे, मैं उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो आई गेट समेशन MI AI इज इक्वल टू RHS में देखना, दिस टर्म विल एड अप टू जीरो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। द सम टोटल ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस विल ऑलवेज बी जीरो, बिकॉज ए बी पे जितनी फोर्स लगा रहा होगा बी ए पर उसके इक्वलेंट ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, तो ये पेयर्स बना के कैंसिल हो जाएंगी। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने सेकंड लॉ एफ इजिकल टू एम में दिया होगा, तो उस समय उसके दिमाग में होगा कि यार इंटरनल फोर्सेस तो कट जानी चाहिए, और इसलिए उसने ऐसा लॉ किसी ऑब्जेक्ट के लिए दिया होगा। तो जो एफ इजिकल टू एम में हम लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब अगर एक पार्टिकल की बजाय एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए अगर एफ इजिकल टू एम में लिख रहे हैं और उसमें एफ केवल एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं, सो दैट मीन्स वी आर सेइंग कि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जा रही हैं। अब इफ द ब्लॉक, ध्यान से सुन लें, इफ द ब्लॉक मूव्स लाइक ए पार्टिकल, मतलब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मूव कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, रिजिड ऑब्जेक्ट। इफ द ब्लॉक मूव्स लाइक अ पार्टिकल दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन एक्सिलरेशन इज कॉमन टू ऑल। तो A1 A2 A3 सबकी बराबर होगी, और उसको बोल देंगे एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और उस केस में एक्सिलरेशन यहां से कॉमन आ जाएगी और ये टोटल मास बन जाएगा। तो अगर तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मूव कर रहा है, पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, फिर तो कुछ नहीं सोचना है, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम एम के बराबर। लेकिन अगर वो पार्टिकल की तरह मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस एंड सो ऑन MN AN। ये मैं पहले भी एक बार लिख चुका हूं, जिसको हम एक दूसरी नोटेशन में समेशन MI AI लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मूव कर रहा है, फिर तो एफ इजिकल टू एम ए, और ए को बोल देंगे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पार्टिकल की तरह मूव नहीं कर रहा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मूव नहीं कर रहा, तो डिफरेंट पॉइंट्स विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, और उस केस में मेरा फॉर्मूला ये बनता है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, दिस वाज प्योरली मैथमेटिक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज मैं ऐसे एक, नोट कर लेना, आई गिव यू द टाइम मनन, वेट। मैं ऐसे एक स्मूथ या फ्रिक्शनलेस फ्लोर लेता हूँ, ठीक है, और ग्रेविटी ऐसे है इसके परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैं एक ऐसे थिन बार रख देता हूँ,
नाउ डिपेंडिंग ऑन कि इस पे फोर्स जो लग रही है वो कैसे लग रही है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह भी मूव कर सकता है और ये रोटेशनल मोशन भी शो कर सकता है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं इसके मिड पॉइंट पे, ये यूनिफॉर्म बार है, अगर मैं कहूँ ये एक यूनिफॉर्म बार है और मैं इसके मिड पॉइंट पे फोर्स लगाऊं, तो मेरे को ये सिंपल ट्रांसलेशन मोशन में ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, और आई कैन से दैट द होल ऑब्जेक्ट हैज अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू एफ बाय एम होगी। ठीक है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो यहां लगा दी जाए, तो क्या होगा? क्या इस ऑब्जेक्ट पे सारे पॉइंट सेम एक्सेलरेशन रखेंगे, या ए की अलग आएगी बी की अलग आएगी? अलग अलग आएगी एक्सेलरेशन। किसकी लग रहा है ज्यादा आएगी? सबको फील आ रही है ए की एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी, सेम टाइम में ए ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी बार। So now different points may have different accelerations, different velocities, different displacements. In this case, the external force F will be equal to summation of mi ai। मतलब मैं इसको बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ मान लूं। अब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी डिफाइन वी डिफाइन ए स्पेशल पॉइंट, we define a special point in this system whose acceleration is still the same, that is F by m। I define a special point in this system which is having an acceleration F by m, and this specially chosen point is named as the center of mass of the system. So how do we define the center of mass of a system? आदित्य किसको यस बोला, वाई टी को या ये डबल ए को? आर्या किसको सपोर्ट कर रहे हो? डबल ए। Center of mass of a system of particles is a special point chosen such that its acceleration is independent of internal forces, depends only on the total external force independent of
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो center of mass is a special point chosen such that its acceleration is independent of internal forces. It depends only on the total external force. It is independent of the application of the force. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फोर्सेस कहाँ लग रही हैं, उसको केवल इस बात से डिपेंड फर्क पड़ता है कि फोर्सेस कितनी लग रही हैं। इस डायग्राम में देखें तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस बार हैड एक्सेलरेशंस व्हिच डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एफ मिडल में लगा तो ए की एक्सेलरेशन अलग आई थी, एफ को ए पर ही लगा दिया तो ए की एक्सेलरेशन अलग आ गई। लेकिन सेंटर ऑफ मास हैज बीन डिफाइंड एज अ पॉइंट जिसके लिए ये सोचना ही नहीं है, बस एफ बाय एम करना है। पिछले केस में भी एफ बाय एम और इस केस में भी एफ बाय एम। मुझे तेरे एग्जाम्पल का दूर दूर तो कोई लिंक नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने उसके बारे में बात नहीं की अद्वैत। आख्यान ओपन में लिखे मैसेज, आख्यान पोस्ट टू एवरीवन। क्या पूछ रहा है आख्यान? सर इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कॉम में बी चेंजिंग ऑल्सो, चेंजिंग ऑल्सो मतलब तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है तो लोकेशन तो बदल ही रहा होगा, इसमें क्या पूछना है? तो अपने क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाया। अगर एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो चलते चलते डिफॉर्म हो गया, या फिर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं विच आर नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ a rigid body but they are moving independently. In that case the position of the center of mass with respect to the individual component particles of the system may change. तो हम दोनों तरीके के सिचुएशंस पढ़ेंगे। एक रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। रिजिड मतलब रिजिड, है ना, रिजिड मतलब रिजिड, रिजिड का लिटरल मीनिंग आपको मालूम है, अभी मैं डिफाइन नहीं करना चाहता रिजिड बॉडी को। तो रिजिड बॉडी में मतलब जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, जो कि डिफॉर्म नहीं होने वाली है, उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, वो चीज नहीं बदलेगी। लेकिन स्पेस में तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन बदलेगा ही। लेकिन अगर कोई फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है तो फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास might come out to be different positions with respect to the component particles of the system. पहले यहां तक नोट कर लो, मैं गले को शांति देता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या मिस हुआ है? दिख रहा है सारा? इतनी जल्दी नोट कर लिया यार, मैं सोच रहा था 2 मिनट चुप बैठूंगा मैं।
चले आगे। चलिए ठीक है जी, डन आ रहा। सेंटर ऑफ मास को थोड़ा और ध्यान से समझेंगे, फील लेने की कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ मास से मेरा क्या मतलब है। तो सेंटर ऑफ, एक सेकंड होल्ड करना। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन स्पेस। सेंटर ऑफ मास कोई सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इट इज ए पॉइंट इन स्पेस। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस is assumed to be a part of the system of particles जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यस बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल अ रिंग, या फिर अ बूमरैंग, और एनी एल शेप्ड ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे है। या फिर अगर मैं एक एल शेप्ड बार लूं, तो इस एल शेप्ड बार का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है। तो मिड पॉइंट ऑफ दी हाइपोटेन्यूज कौन है ये? क्यों क्यों तड़पा रहे हो मेरे को? हाँ, ये वाला हाइपोटेन्यूज। अब ये एक और आ गया सरकम सेंटर, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। ठीक है, जाने दो, मेरे को फालतू कहानियां नहीं चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास स्पेस में एक पॉइंट है, और वो स्पेस जो है, वो स्पेस हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हिस्सा है। मतलब आप यहाँ पे एक आर्बिट्ररी इनविजिबल सेट ऑफ पॉइंट्स को इस रिंग के साथ कनेक्टेड मान रहे हैं, और उनमें से एक पॉइंट को बोल रहे हैं भी ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। मतलब ये पॉइंट इन स्पेस है। जब ये रिंग यहां से डिस्प्लेस होकर आगे चलेगी जाएगी, तो इसका सेंटर भी उसके साथ ही जाएगा, वहीं नहीं रह जाएगा, है ना। तो दैट सेंटर इज कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट। तो मैं समझ रहे हैं आप स्पेस को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? स्पेस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो स्पेस एक ऐसी स्पेस आपने लेनी है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ मूव करती है, और उस स्पेस में कोई पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, रिजिड ऑब्जेक्ट्स में ये चीज ज्यादा ध्यान से सोचनी पड़ती है, फ्लेक्सिबल सिस्टम में तो इतना नहीं सोचना पड़ता। यस, नॉट नेसेसरली कन्फाइंड बाय पार्टिकल्स। कौन सी ये, मतलब ना, ये ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर भी मैं, आई कैन ऑलवेज एसोसिएट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस r from point A and at a distance 2r from the center. I can define a point which is a part of this ring which is always at a distance r from A and at a distance 2r from center. और जब ये रिंग यहाँ से घूम फिर के कहीं और जाएगी तो ये P भी इसके साथ ही जाएगा। I can define a arbitrary point P as a part of this system of particles which is always at a distance r from A and a distance 2r from C. So this point P will move along with the ring wherever the ring goes. तो आप कहीं पर भी रिंग के चारों तरफ की स्पेस में
आप 3D में एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं ना, विच इज एज्यूम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिंग। तो आप देखेंगे कि हम बहुत बार ऐसे पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे जो कि इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ की सराउंडिंग स्पेस में दिखाई दे रहे होंगे, बट दे विल बी अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये भी अच्छा एग्जांपल है। बास्केट ऑन दी बाइसिकल, तो एक बास्केट है और बाइसिकल पे लगी, और बास्केट का मिड पॉइंट ज्योमेट्रिक सेंटर, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन स्पेस, इट इज नॉट नेसेसरली अ रियल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरली अ रियल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, देयर मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट एट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक कॉमन सी डेफिनेशन, अगर आप लोगों में से किसी ने गलती से जरूरत से ज्यादा पढ़ने की कोशिश की हो कहीं से, एक दो पे मुझे डाउट है, उसके इनिशियल्स ऐसे ऐसे होते हैं, तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट a point where we can assume the whole mass of the system to be concentrated। ठीक है, सुन ली ये बात ध्यान से। किसी को ऐसा लगता था कि आज से पहले? तो मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होता है। अब अरिन पूछ रहा है देन वन इट इज। यार मैं पिछले पौने घंटे से पढ़ा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और अब तू मेरे से लास्ट में पूछ रहा है अभी फिर क्या होता है। तो नेवर एवर थिंक अबाउट सेंटर ऑफ मास एज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने, नहीं यशवर्धन, कुछ भी ऐसे ही। मैं आई नव्या, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। Hello. हाँ जी। So ma'am, I was just asking ki, like you said, center of mass is not the point where the whole mass is assumed to be concentrated. So is there any term we use for such a thing where the point where the whole mass is assumed to be concentrated? Is नो, there a देयर term इज for नो this? सच टर्म डिफाइंड इन फिजिक्स। Okay. Okay, sir. नहीं, नीदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीदर सेंटर ऑफ मास, तो ऐसी कोई टर्म डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए, और इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। देर इज नो पॉइंट ऑफ एज्यूमिंग और सर्चिंग फॉर अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, इट इज यूजलेस पॉइंट, राइट। तो जरूरत ही नहीं है किसी ऐसे पॉइंट की अपने को। क्या काम की बात याद रखनी है? ठीक है, अब दोबारा से बताओ, आपको क्या समझ में आया सेंटर ऑफ मास? टाइप प्राइवेटली टू मी, आपको क्या क्या समझ में आया सेंटर ऑफ मास के बारे में, राइट डाउन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ाया मैंने अभी, नो क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई वॉन्ट योर फील, वन लाइनर फील अबाउट सेंटर ऑफ मास, टाइप प्राइवेटली टू मी। वाईटी ने अच्छा लिखा।
ये पता नहीं क्या लिखा, उसके बाद डॉट 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 लगा के पता नहीं क्या बकवास कर दिया है। काम की बात एक ही है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, टोटल एक्सटर्नल फोर्स बटे मास। ठीक है, ये काम की बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भैया एफ इजिकल टू एम ए, सीधा सीधा एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जब लगाएंगे तो वहां से क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिलेगी। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन वो होगी या नहीं होगी, ये एक सेपरेट एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है, कुछ नोट करना। बिल्कुल सिद्धार्थ, ठीक थी। मैंने बोल तो दिया यार, उसके बाद तुम कंफर्म क्यों कर रहे हो? जो मैंने बोला तुमने वही लिखा था तो ठीक थी। नहीं नहीं, तूने तो बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश की थी, इतना तो सोचने की। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है? अ पॉइंट वेयर फोर्स अप्लाइड कॉजेज लीनियर एक्सेलरेशन, क्या होती है ये लीनियर एक्सेलरेशन, क्या होती है? हाँ, आर्यन पाटिल ने एक स्टेटमेंट दी है जो मुझे लगी। एक ऐसा पॉइंट जिसपे सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर वहीं लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। एक ऐसा पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस वहीं लगाई जाएं रिजिड ऑब्जेक्ट पे, तो रोटेशनल मोशन नहीं आएगा रिजिड ऑब्जेक्ट पे। तो अब सेंटर ऑफ मास का यूज क्या है वो निकालेंगे। पहले सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना सीखते हैं। तो कहाँ पर होता है सेंटर ऑफ मास, तो वी विल लर्न टू लोकेट दिस स्पेशल पॉइंट। हमने एक पॉइंट डिफाइन तो कर लिया, भाई है कहाँ वो। तो लेट अस ट्राई टू सर्च। सर्च के लिए कोई अच्छा सा वर्ड बताओ, फ्रेंच में क्या बोलते हैं? वही ढूंढ सीक, ट्रूवर, हाउ डू यू प्रोनाउंस ट्रावर? चलो ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर दूं। इंग्लिश टीचर बन जाए। इंग्लिश आती कहाँ है मेरे को यार, इंग्लिश तो मैं सीख रहा हूँ। तो सर्च फॉर इनर पीस क्या बोलते हैं उसको, अंदरूनी शांति, क्वेस्ट। तो लेट अस हैव अ क्वेस्ट फॉर सेंटर ऑफ मास है, ओरियन ट्रिस्ट। तो हमने एक ऐसा पॉइंट डिफाइन कर लिया जिसकी एक्सेलरेशन टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास से कैलकुलेट हो जाए। और अभी अभी हमने देखा कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन से रिलेट किया जा सकता है बाय दिस फॉर्मूला। सो center of mass can be related to the component particles of the system by this formula। हाँ जी, बिल्कुल युवराज, सही, वही कहानी को दोबारा दोबारा कर रहा है जो मैंने सबसे पहले बताई थी।
लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती, किधर लग रही है इस बात पे डिपेंड नहीं करती, कितनी लग रही है इस पे डिपेंड करती है। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को इंडिविजुअल कंपोनेंट पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, dt लगा के इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? पूरी इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, सो आई विल गेट vcm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, विच इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn अपॉन टोटल मास। दो युवराज हैं। हाँ भाई, युवराज अग्रवाल दो कहाँ से आ गए? एक जा रहा है या मैं निकाल दूं? भाग गया। एक ही रह गया या अभी भी दो हैं? तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना चाहिए भैया, मेरा कोई फर्जी और तो नहीं आ गया है ना? क्या बोलते हैं फर्जी को? डुप्लीकेट। मनन मेहता क्या बोल रहा है सर? क्या? इम्पोस्टर? आई एम पोस्टर? क्या मिस कर दिया बता ना। पता नहीं, कुछ बता भी नहीं रहा। किसका इम्पोस्टर था? तूने क्या लेना है, तेरा नहीं था। और ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में टर्म है, ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो अगर अपने को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मालूम है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम मालूम हो चाहे ना मालूम हो, टोटल मोमेंटम तो मालूम है। तो अगर आपको किसी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन अगर आपको सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस पता है, तो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का मोमेंटम मालूम हो ना मालूम हो, आपको पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो मालूम चल ही जाएगा। तो दैट इज अनदर यूजफुल पॉइंट। अगर मैं यहीं पे मैंने ACM को d बाय dt ऑफ VCM लिखा है, तो अगर किसी सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी कांस्टेंट है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया हमारे सामने, कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स में एक्सेलरेट बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट एक्सेलरेट। द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज बट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। ठीक है? तो ये बन गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने बोला कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देन इंडिविजुअल पार्टिकल्स में एक्सेलरेट बट द सेंटर ऑफ मास विल नॉट एक्सेलरेट। The velocity or the momentum of individual particles may change, but the total momentum of the system will not change. ठीक है। फ्रेम डिपेंडेंट तो है ही ना यार, एक्सटर्नल फोर्स जीरो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी उसी फ्रेम की बात करेंगे, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट फोर्स जीरो होगी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे। तो मोशन तो फ्रेम डिपेंडेंट है ही ना यार। डिस्क्राइबिंग मोशन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट थिंग, तो बिगिनिंग में ही हमें पता है। जितनी वैल्यूज लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, वर्क की, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, मोमेंटम की, ये सब फ्रेम पे डिपेंडेंट है। ठीक है आदित्य?
फर्दर VCM को अगर मैं अब इस वाली इक्वेशन को वेलोसिटी वाली वाली इक्वेशन को अगर मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास RCM आ जाएगा एंड दिस विल बी M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस एंड सो ऑन MN RN अपॉन total mass. So now my quest is complete. We are ready for the reward. अगर मेरे को इंडिविजुअल वो आते हैं ना यार ये क्वेस्ट कंप्लीटेड होगी जाओ इतना रिवॉर्ड कलेक्ट कर लो वहां से, तो अब मैंने डिफरेंट पॉइंट्स की, अगर मेरे को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशंस मालूम है किसी एक मोमेंट पे, तो मैं उसको यूज करके ये बता सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो अगर मुझे कोई ये बता दे कि अभी कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ थे और एक्सटर्नल फोर्सेस कितनी लग रही थी, तो मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में तो बता सकता हूँ कि पहले कहाँ था और बाद में कहाँ होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स को बाद में ढूंढ लेंगे कहाँ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास को तो पता चल गया ना कहाँ होगा। नोट कर लिया यहाँ तक, चलें आगे। So this result now, RCM result, this can be written as summation of MI RI divided by summation of MI। इसको मैं XYZ की फॉर्म में लिख सकता हूँ। So I can write the X coordinate of position of center of mass as summation MI XI upon summation MI, YCM as summation MI YI upon summation MI, and similarly ZCM as summation MI ZI upon summation MI. So for a discrete particle system, for a discrete particle system मैं ऐसा लिख सकता हूं। और अगर मैं बात करूं एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में अपन यही फर्क रखते हैं ना, उसमें एम आई की जगह डीएम डिफरेंशियल मास ले लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट समेशन डीएम टाइम्स आर डिवाइडेड बाय समेशन डीएम टोटल मास। और इसको फर्दर 3 में लिख सकते हैं, मैं आलस के मारे केवल एक लिख रहा हूं, समेशन डीएम टाइम्स एक्स अपॉन समेशन ऑफ डीएम। एनी डाउट्स? आज इतने समय पढ़ाने के बाद मेरे को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बताना पड़ेगा। यार इंग्लिश तो तुम सिखाते हो मेरे को ना, मतलब मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊं अच्छा नहीं लग रहा। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में क्या फर्क है, चलो समझते हैं, कोई बात नहीं। नोट कर लिया यहाँ तक? चलो, क्या रह गया देव मेहता? चलो
तो suppose I have a particle of mass m1 and another particle of mass m2. They are connected to each other by a light massless bar of length r. Locate the center of mass of this system of two particles with masses m1 and m2 as shown. क्या बोलते हैं इस सिस्टम को, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? सो दिस इज अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. चलो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है आपने बताना है. विद रिस्पेक्ट टू दिस स्क्रीन बता मनन कि इस स्क्रीन पे कहां पर सेंटर ऑफ मास दिख रहा है तेरे को इसका. तो वाईटी तेरा आंसर यूनिक नहीं है. ऐसे तो ढेर सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स विद योर आंसर. दो रह गए. हाँ जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए. कुछ भी ऐसी भाषा लिखो कि पता तो चले ना कि हाँ यहाँ है. जैसे कि आप ये बता सकते हो जी m1 से इतनी दूर और m2 से इतनी दूर एक पॉइंट ढूंढ लो, वहां होगा. सो हाउ डू वी डू दैट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करते हैं. तो लेट अस रन एन एक्स एक्सिस. Y axis is not needed at all. Let us call this point as origin. This point then will have coordinates r comma 0, and now the coordinate of center of mass will be m1 into x1 plus m2 into x2 upon m1 plus m2. So now your answer is, sir, if we run an x-axis starting from m1 with the positive direction towards m2 and we choose m1 and origin, then the position coordinate of center of mass will be m2r by m1 plus m2 comma 0. या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस आया m2r बाय m1 प्लस m2, और क्लियरली ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, तो m1r बाय m1 प्लस m2. तो यू कुड गिव योर आंसर एज, सर एक ऐसा पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस m2r by m1 plus m2 from m1 and इंटरसेक्शन है m1r by m1 plus m2 from m2. एक ही यूनिक पॉइंट होगा ऐसा, या इससे ज्यादा हो सकते हैं, बोलो. नॉट नेसेसरली. हाँ जी आदित्य है. और कहाँ है ऐसा पॉइंट? आदित्य और कहाँ है ऐसा पॉइंट? यू सेड नॉट नेसेसरली. हाँ, इन जनरल अगर m1 से इतनी दूर और m2 से इतनी दूर एक पॉइंट लूं तो क्या वो यूनिकली डिफाइंड नहीं होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंट जरूर होंगे दोनों से, बट ये कहाँ से, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, इस लाइन ज्वाइनिंग को इंटरनली m2:m1 की रेशियो में डिफाइन करने वाला पॉइंट. हाँ आदित्य, टेल मी हाउ इट इज नॉट यूनिक. ये जो मैंने लाइन लिखी, क्या ये यूनिकली एक पॉइंट को डिफाइन नहीं कर रही है? सर ये यूनिक तभी होगा जब हमें पहले से पता चलता है कि m1 m2 के बीच में डिस्टेंस r है. वो तो गिवन है ना.
गिवन है ना? ओके सर। इसी सिस्टम की बात हो रही है बेटे ना। Or you could tell that a point which divides the line joining M1 and M2 internally in the ratio M2 is to M1. हाँ भाई, तो अगर ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो R1 बाय R2 M2 बाय M1 के बराबर आ रहा है, या दूसरे शब्दों में M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 आ रहा है। ठीक है, आगे चलें। एक बेसबॉल का बैट है, कुछ ऐसा सा होता है बेसबॉल बैट। अगर इस बेसबॉल बैट का सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ है, सपोज मुझे लगता है इधर को होगा, तो इसको यहाँ से काट दूं दो टुकड़ों में, तो क्या दोनों टुकड़ों के मासेस बराबर होंगे? कौन सा ज्यादा होगा? तो डू आई हैव M1 इज इक्वल टू M2, M1 लेस देन M2, M1 ग्रेटर देन M2? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3? तो M1 विल बी ग्रेटर देन M2। सेंटर ऑफ मास वुड बी क्लोजर टू दी हैवियर मास, है ना? फील आ रही है कि नहीं? बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है मनन मेहता, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट को बराबर मासिस के पोर्शन में डिवाइड नहीं करता है। M1 R1 M2 R2 से एक जनरल आइडिया मिल रहा है आपको कि यार वहां पे लेंथ ज्यादा है तो मास कम होगा उधर वाला, ठीक है। हम्म, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वेड अर्थमेटिक मीन बोल रहा है ये, तो पोजीशन वेक्टर्स का वेड अर्थमेटिक मीन है ना। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो वेड अर्थमेटिक मीन के बराबर है, ठीक है। फिजिक्स में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म वेड अर्थमेटिक मीन, ये जो टर्म है समेशन MIRI, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। फिजिक्स की लैंग्वेज में किसी भी क्वांटिटी को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एड अप कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हमने उसकी मूवमेंट कैलकुलेट की है। शायद आपने केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट जैसा कुछ सुना हो कभी। तो डाइपोल मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज। डाइपोल मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज। एक पोलर मॉलिक्यूल है आपके पास, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज कुछ भी d। अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी रेंडमली एक ओरिजिन ले लूं और एक ऐसे एक्स एक्सिस रन कर दूं और ये डिस्टेंस x ले लूं, तो मैं मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालूंगा, तो मैं x इंटू प्लस डेल्टा चार्ज इंटू उसका डिस्टेंस
और दूसरे का चार्ज इनटू उसका कोऑर्डिनेट, ये सॉल्व करूंगा तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके मेरी माइनस डेल्टा टाइम्स डी आ जाएगी आई कैप के साथ। इसका मतलब इसके पास एक डाइपोल मोमेंट है जो कि इस तरफ डायरेक्टेड है, और उस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, कूलम्ब सेंटीमीटर या कूलम्ब मीटर। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट डिबाई भी होती है, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट डिबाई होती है, और डिबाई जो होता है जहां तक मेरा ख्याल है वो इसको कूलम को स्टैट कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में। तो एक स्टैट कूलम और सेंटीमीटर, मैं डिबाई यूज नहीं करता इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, बट एज फार एज आई रिमेम्बर डिबाई होते हैं, वन डिबाई इज वन स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। तो मोमेंट, हाँ ईएसयू सेंटीमीटर, वही वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज आल्सो नोन एज स्टैट कूलम। ईएसयू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो वन ईएसयू सेंटीमीटर, तो वन ईएसयू इज वन स्टैट कूलम। फिजिक्स में उसको स्टैट कूलम ज्यादा कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है, ईएसयू भी बिल्कुल ठीक है उसके लिए। और मोमेंट निकालने का मतलब होता है उस क्वांटिटी को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो सेंटर ऑफ मास, तो टोटल मास, स्क्रीन फ्रोज नहीं भाई, मैं आउट हो गया था। यू हैव गॉन डेफ, आई गॉट डम्ब। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप इंडिविजुअल मासेस को रिप्लेस करके एक सिंगल मास रखें तो कहाँ रखें सच दैट टोटल मूवमेंट ऑफ मास उतनी ही आए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास को ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं वेयर टोटल मास इज कंसंट्रेटेड, तो आपको ऐसे डिफाइन करना होता है। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where we can place the entire mass of the system so that the total movement of mass comes out to be same. Navya, write down the statement which I have written. Post it. I'm waiting for Navya to write over here. मैं थक गया बोलते बोलते।
For the purpose of calculating the total movement of mass about any point, we can replace the individual particles with the single particle of total mass at the location of center of mass. But that is only for the purpose of calculating the total movement of mass. और ये एक प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी है. मूवमेंट ऑफ मास इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. डाइपोल मूवमेंट का फिर भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है. अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा डाइपोल मूवमेंट का. और आज आपको ये तो पता चली गया होगा कि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों लेते हैं. मतलब कुछ लोग इसको मूवमेंट से रिलेट करते हो शायद, तो इसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है. इट इज अ मूवमेंट. ठीक है, तो जो वेड अर्थमेटिक मीन है वो सही बोला आपने, बट लेट अस यूज द टेक्निकल टर्म विच इज यूज्ड ओवर हियर, विच इज मोमेंट ऑफ मास, राइट. इफ आई चूज सेंटर ऑफ मास एज द ओरिजिन, अगर मैं एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करूं जिसमें सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, तो मुझे ये मिलेगा समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू 0. क्यों भाई? अगर मैं एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करूं जिसमें सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है, तो मुझे मिलेगा समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू 0. तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट चोजन सच दैट द टोटल मूवमेंट ऑफ मास अबाउट दैट पॉइंट इज 0. Center of mass is a special point chosen such that the total moment of mass about that point is 0. ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? चलें आगे. ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 are located on x-axis at a distance r from each other. If m2 moves away from m1 by, ये डिस्टेंस दिया नहीं हुआ, एट सम डिस्टेंस बोल देते हैं. If m2 moves away from m1 by a distance r, what should be the displacement of m1 so that cm stays at the original position? हाँ जी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स.
अजिंक्य गलत है तेरा आंसर। अंचला से थोड़ा सा डायरेक्शन भी बताओगे तो अच्छा लगेगा। अभी ठीक लग रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टू पार्टिकल्स आप बताओ किधर गया बस। मैंने बताया कि M2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया है। मेरी लैंग्वेज देखो और मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर दो, तो क्या आंसर लिखोगे? तो M1 मूव्स टुवर्ड्स M2 और M1 मूव्स अवे फ्रॉम M2 बाय अ डिस्टेंस इतना। हम्म ठीक है जी, मेरा सॉल्यूशन देखेंगे और एक बार अपने सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं किया है तो ऐसे करना चाहिए था। सेंटर ऑफ मास, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, लिखा भी जा रहा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 होती है। तो डेल्टा एक्स सी एम विल बी M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें कोई दिक्कत? नो, आई वांट डेल्टा एक्स सी एम टू बी जीरो। चीफ मिनिस्टर की डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए अपने को। तो M1 डेल्टा x1 प्लस M2 इंटू डेल्टा x2, डेल्टा x2 इज टेकन एज प्लस आर। सो डेल्टा x1 की वैल्यू माइनस M2R बाय M1 प्लस M2। किसने ऐसे किया? रेज योर हैंड। गुड। बाकी लोगों ने क्या पहले सेंटर ऑफ मास की ओरिजिनल पोजीशन निकाली और उसके बाद नई पोजीशन निकाली और इक्वेट कर दिया? ओनली M1 क्या है? हाँ सॉरी, वो पता नहीं कहाँ से यार याद आ गया, सॉरी। So the actual position of center of mass is not required actually, right? So don't think कि यार इसको 0 0 मान लेते हैं और इसको कुछ x0, 0 मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं, फिर M2 की नई पोजीशन लिखी आपने, फिर सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन लिखी और उसको इक्वेट कर दिया। एरर्स कहाँ से आ गए बीच में? हम्म चलो, क्लियर है सभी को? अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म बार है, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म बार है और इसकी लेंथ L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या लग रहा है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है या डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है? कौन पूछ रहा था मेरे से सर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या फर्क होता है?
तो हम बहुत मेहनत करके प्रूव करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, मिड पॉइंट पे। तो कैसे मेहनत करनी है? तो हमें एक एक्स एक्सिस रन करना है इस बार की लेंथ के लॉन्ग। हाँ, मैं टाइम पास कर रहा था, तुम लोग अभी तब तक आंसर दे रहे थे तो इस पॉइंट को 0,0 वैल्यू असाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को L,0 वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंशिएट करता हूं। तो जो कंटिन्यूस चला हुआ है उसको डिस्क्रीट में डिवाइड करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कर देते हैं। विलेन जैसा डायलॉग लग रहा है। तो मैं इसको डिस्क्रीट में मतलब डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिफरेंशियल एलिमेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसके जो मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस थी उसको डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। यस, बिल्कुल, वी डिड समथिंग लाइक दिस इन दी पोटेंशियल एनर्जी थिंग। और कैलकुलस में भी मैंने ये फील देने की कोशिश की हुई है। तो कैलकुलस इन्हीं दिनों के लिए मैंने पढ़ाया था आपको ज़्यादा अच्छे से, जो मैं आपको एरियाज वगैरह निकालना सिखा रहा था। तो ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट है मेरे पास, जिसको मैंने वाइट में शेड कर लिया। ये डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स इसकी पोजीशन का रिप्रेजेंटेटिव है, पहले एक डिफरेंशियल एलिमेंट का। इससे जो नेक्स्ट डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो इससे थोड़ा सा आगे होगा, तो वो x प्लस डी एक्स पे होगा। और इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल एलिमेंट की जो थिकनेस है वो dx होगी, और इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm होगा। इफ द बार इज यूनिफॉर्म, then dm by dx will be same for all differential elements. So dm by dx is same. Let us represent it by a value called lambda. इसको बोलते हैं linear mass density. So I can write dm as lambda dx. I can integrate on both sides, और इधर आ जाएगा m, सिंस लैम्डा इज अ कांस्टेंट तो उधर dx की इंटीग्रेशन टोटल लेंथ आ जाएगी। सो आई कैन राइट लैम्डा एज m बाय l। सो देयरफॉर नाउ आई कैन राइट dm by dx एज m by l। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आओ? ठीक है, तो अब हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी उस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm इंटू उस डिफरेंशियल एलिमेंट की पोजीशन dx, और नीचे आता है समेशन ऑफ dm विच विल बी द टोटल मास। dm को लिख देते हैं m बाय l टाइम्स dx, लिख सकते हैं ना। अब इंटू x, और नीचे आ जाएगा टोटल मास
और m ऊपर बाहर आ जाएगा, l बाहर आ जाएगा, तो m/l इंटीग्रेशन x dx, अरे नीचे इंटीग्रेशन नहीं आएगा, नीचे केवल m आएगा, और डिवाइडेड बाय m, और x रेंजेस फ्रॉम, हाँ जी x की रेंज, पहला एलिमेंट x इज इक्वल टू 0 पे और लास्ट एलिमेंट x इज इक्वल टू l पे, 0 से l, तो 1/l बचा एमसीएम कटने के बाद, और x dx की इंटीग्रेशन x²/2 0 से l, तो ये आंसर आ जाएगा l/2। तो इतनी मेहनत से मैंने प्रूव किया कि एक यूनिफॉर्म बार का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडल में आएगा l/2 पे। ठीक है, तो अब आपको वो समझ में आ रहा है, वो एल शेप बार का सेंटर ऑफ मास मैंने वो दूसरे वाले हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे क्यों लिखा था? अगर मेरे पास ऐसे एक एल शेप बार है, अगर मेरे पास ऐसे एक एल शेप बार है यूनिफॉर्म, और मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास मैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लेता हूँ, यूनिफॉर्म है मिडल में बिल्कुल, तो अगर ये लेंथ एल थी तो l/2 पे, ऐसे ही इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लेता हूँ l/2 पे। ध्यान से सुनना मेरी स्टेटमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास मैं इस ऊपर वाली बार का सारा मास यहाँ मान सकता हूँ, और नीचे वाली बार का सारा मास यहाँ मान सकता हूँ, और अब मेरे को दो मासेस इक्वी डिस्टेंट दिख रहे हैं, और मैं इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ मान सकता हूँ इस मिड पॉइंट पे, राइट। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, उस पर्पस के लिए आप सारे मास को सेंटर ऑफ मास में मान सकते हो, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कंबाइन करने हैं आपने तो। ठीक है, कोई डाउट? हाँ जी आदित्य। सर इसमें वो इंटरसेक्शन एरिया भी तो है ना दोनों बार्स का? सर तो उसका तो हम लोग COM कुछ अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों का m/2 मान रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा थिन लिया है ना बार है हमने। ना, थिन बार है ना, हम इसको रेक्टेंगल्स की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं ना यार हम, ओके थिकनेस इग्नोर की हुई है हमने, ठीक है। ओके। बिल्कुल सही बोल रहा है, तो उस एरिया को भी अकाउंट में लेना चाहिए, बट हम थिन बार ले रहे हैं, राइट। चले आगे। तो आज का आखिरी सवाल आपके लिए छोटा सा, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, show that the center of mass of this triangular plate will be at the intersection of the medians. Show that the center of mass of this uniform triangular plate will be at the intersection of the medians of this triangle. क्या बोलते हैं उस खास पॉइंट को? सेंट्रॉइड। क्वेश्चन समझ में आ गया रुचि का? लैग से क्या लेना आपको? आर यू गेटिंग दी क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? एक ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट है अजीबोगरीब सी शेप की, लेकिन यूनिफॉर्म प्लेट है। दिस इज नॉट एनी स्पेशल ट्रायंगल लाइक इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। इन जनरल मैंने ऐसी ही एक स्केलिन सा ट्रायंगल बना दिया है,
और आपने मुझे प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है इट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। आदित्य भेज मेरे को सॉल्यूशन इसका व्हाट्सएप पे। हाँ जी, आर्यन क्या रिपीट करने को बोल रहा है? अच्छा ठीक है। आदित्य भेजा क्या मेरे को? Anybody else with an answer? Means explanation, answer तो बता ही रखा है। So we have to show that the centroid is the center of mass for any triangular plate with uniform mass density. The writing will take 2 minutes. करेक्ट है आर्या, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। तो अगर मैं इस ट्रायंगुलर प्लेट को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लूं, बहुत सारी स्ट्रिप्स में, तो इसको मैं बहुत सारी थिन बार्स का बना हुआ मान सकता हूं। और हर एक बार जो है वो अपने आप में एक यूनिफॉर्म बार होगी, और हर एक बार का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होगा। तो सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। अगर इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मासेस इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर लाई करना चाहिए। दैट मीन्स वो मीडियन पे लाई करना चाहिए। तो मैंने प्रूव कर दिया वो मीडियन पे लाई करना चाहिए। तो इधर से भी मीडियन पे लाई करना चाहिए, इधर से भी मीडियन पे लाई करना चाहिए, और इधर से भी मीडियन पे लाई करना चाहिए। तो इट शुड लाई एट दी सेंट्रॉइड। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में सेंट्रॉइड और फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में सेंटर ऑफ मास
को यूज कर पाएंगे तो आप देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं आपसे। तो कल की क्लास मैं नहीं लूंगा आप लोगों की, तो कल आपकी 1:30 वाली फिजिक्स की क्लास नहीं है। पलविंदर सर किस टाइम पे लेंगे प्लीज आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी, मिलते हैं वेंसडे को आपसे।